कर्नल साहब, एक सवाल यहाँ पे ये बनता है कि ये जो अरब कंट्रीज हैं वो जो फिलिस्तीन शरणार्थियों को लेने के तैयार क्यों नहीं है? आफत को कौन लेगा आशुतोष जी? 1964 के अंदर अगर आपको याद हो तो पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जन्म हुआ। 1967 के अंदर यासिर अराफात ने उसकी कमान संभाली, लेकिन उन तब से लेके 3 साल आगे तक सूडान के अंदर सबसे ज्यादा जो आत्मघाती इनके दस्ते थे वो बड़ी संख्या में पनपने शुरू हो गए। और फिर क्या हुआ, एक टाइम आया जब इन लोगों ने वहां के जो एम्परर थे, राजा थे वहां के हुसैन साहब, उन्हीं को बोला कि भैया आप तुम चुपचाप अपने महल में बैठो, इस देश को हम रन करेंगे। और फिर उस टाइम पर पाकिस्तान की एयरफोर्स और ब्रिगेडियर जियाउल हक थे उस टाइम, जो बाद में जनरल बनकर जिन्होंने मार्शल लॉ किया पाकिस्तान के अंदर। ब्रिगेडियर जियाउल हक ने बड़ी बेरहमी के साथ 20,000 पैलेस्तानियों का कत्ल किया, जिसको ब्लैक सितंबर के नाम से जाना जाता है, 1970। तो इन लोगों को सबको तजुर्बा है कि अगर इनको अंदर घुसाया तो आज जहां ये इजराइल को बाहर करने की बात कर रहे हैं, ये कल को हमें बाहर करने की बात करेंगे। और इजिप्ट में खासकर देखिए, हमास का उदय हुआ है मुस्लिम ब्रदरहुड से, वहां से निकले ये लोग। और आज भी मुस्लिम ब्रदरहुड की एक बहुत बड़ी संख्या इजिप्ट में है। तो इजिप्ट किस तरीके से खतरा मोल ले कि ऐसे लोगों को जो बिल्कुल टेररिस्ट बन चुके हैं वो यहां आए इजिप्ट में और मुस्लिम ब्रदरहुड के साथ में घुल मिल जाए और फिर अपनी सत्ता बना ले। और जो आज की तारीख में वहां के प्रेसिडेंट सीसी बैठे हैं, वो बेचारे कहीं मेडिटेरेनियन सी में या रेड सी में अपनी शरण ढूंढते घूमे। तो वो कोई नहीं कर पाता। कर्नल साहब, एक सवाल यहाँ पे है कि ये जो इजराइल लगातार बमबारी कर रहा है, इस बमबारी का हस्र क्या होने वाला है? क्योंकि बड़े पैमाने पर लोगों की जान माल वहां जा रही है और वहां पे बच्चे और बच्चों की बड़ी बड़ी संख्या में जाने जा रही हैं। जो तबाही हो रही हो तो हो ही रही, तो कब तक ये चलेगा और क्या ये कोई फुल फ्लेजेड वॉर का रूप ले सकता है क्या? देखिए, आज तो मेरा मानना ये है कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर तो ऐसा कोई भी अटैक नहीं होना चाहिए जिससे कि बच्चों, महिलाओं या सिविलियंस के ऊपर अटैक हो। लेकिन जब लड़ाई होती है तो गेहूं के साथ घुन पिसता है। आप ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही किसी सिविलियंस पे असर नहीं होगा, तो कोलेटरल डैमेज आता है। अभी जो इजराइल ने कहा था सबको कि नॉर्थ गाजा, पुरानी गाजा सिटी और जो नदी है सेंटर में गाजा के, ठीक है, उस वहां तक का इलाके को खाली करके आप मेहरबानी करके खान यूनिस के एरिया में जो साउथ में है सभी लोग वहां शिफ्ट हो जाए। सब लोगों को देने का मौका दिया गया, एक्सटेंड भी किया गया टाइम को। लेकिन एक चीज समझने वाली है कि पूरी की पूरी जो पैलेस्टाइन की पॉपुलेशन है 2.2 मिलियन गाजा स्ट्रिप के अंदर, इसमें से 60% तो बिल्कुल हमास को लाइक नहीं करती, लेकिन 40% ऐसे हैं जो इनके साथ अपने आप को एसोसिएट करते हैं और 20% तो ऐसे होंगे जिनके परिवारों में से कोई ना कोई तो इनके साथ में हमास बनकर सुरंगों में घूम रहा होगा। तो ये वो परिवार हैं शायद जो बाहर नहीं जा रहे। और इन्होंने तो कोशिश भी की बीच में ब्लॉकेड लगा करके सभी पैलेस्टाइन को, जो पैलेस्टाइनियन जो लोग हैं जो साउथ की तरफ खान यूनिस की तरफ जा रहे थे साउथ गाजा में, इजराइल के धमकी देने के बाद और यानी डेट डिक्लेयर करने के बाद, तो बीच में ब्लॉकेड लगाए गए हमास द्वारा, नहीं जाने देंगे, उनकी कारों की चाबियां निकाल ली, ऐसी ऐसी हरकतें रिपोर्टिंग आई हैं। तो ये जो लोग वहां पे रह रहे हैं, इन्होंने इनका मेन तरीका ये था आशुतोष जी कि जितनी भी सुरंगें ज्यादातर वो ओल्ड गाजा सिटी के अंदर है और वहां से थोड़ा बाहर सेंटर की तरफ और बाहर के नॉर्थ की तरफ जा रही हैं। और ओल्ड गाजा सिटी के अंदर जितने भी आपके मॉस्क हैं, जितने भी चर्च हैं, जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, मेडिकल सेंटर्स हैं, आप स्कूल्स हैं, इन सब के नीचे इन सुरंगों के अंदर घुसने और बाहर निकलने के पॉइंट बनाए हुए बेसमेंट्स के अंदर। तो अब आप बताइए, एक ऐसा संगठन जो अपने ही देशवासियों को बॉम्ब के ऊपर बैठा करके और अपना शील्ड बना के चल रहा हो, तो उसका पूरा का पूरा दोष आप इजराइल पे क्यों थोपना चाह रहे हैं? आप उनसे सवाल क्यों नहीं करते कि भाई तुमने क्यों ये ह्यूमैनिटेरियन एंगल क्या उन पे लागू नहीं होगा क्या? तुमने क्यों नहीं? सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।